अच्छा, अब जो तुम्हारे हमारी दूसरी वीडियो होगी वो इस शोल्डर गर्डल के बायोमैकेनिक्स के बारे में। एनाटॉमी हमने पढ़ ली। अब इसके बायोमैकेनिक्स में आती है बायो मैकेनिक्स। बायो मीन्स लाइफ। इस जॉइंट को भी बायो में डाल देते हैं। उसके मैकेनिक्स, वो मूवमेंट कैसी करते हैं, उस मूवमेंट में कौन सी चीज़ रोल प्ले करती है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेस आती है, उसको कौन सी चीज़ काउंटर एक्ट करती है। तो ये सब बायोमैकेनिक्स में आता है। तो सबसे पहले जॉइंट स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट कैप्सूल का जो है मूवमेंट पे क्या रोल है, मस्कुलर फोर्स कपल और शोल्डर एब्डक्शन की एनालिसिस। तो ये वीडियो इसके बारे में है, ठीक है। तो अब जाते हैं। अच्छा, तो बायोमैकेनिक्स में सबसे पहला है जॉइंट स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर। हमारे पास दो मेन बड़े जॉइंट्स हैं, एक है हिप, एक है शोल्डर। दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसमें एक स्टेबल होता है और एक है मोबाइल जॉइंट। स्टेबल जॉइंट जो है वो है हिप वाला, जबकि जो शोल्डर जॉइंट है वो मोबाइल जॉइंट है। मोबाइल जॉइंट में मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल है। जो स्टेबल जॉइंट है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसमें मूवमेंट कम होती है। तो स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होती है तो उसमें उधर के लिगामेंट्स भी टाइट होते हैं, मजबूत होते हैं, और उसकी जो सरफेस होती है वो कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा होती है। ये जो मोबाइल जॉइंट है इसमें सरफेस कॉन्ग्रुएंसी कम है, और इधर जो स्टैटिक स्टेबलाइजर वो भी कम है। अच्छा, मैंने बताया था स्टेबलाइजर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्टैटिक स्टेबलाइजर, एक होता है डायनामिक स्टेबलाइजर। स्टैटिक जो कि मूवमेंट ना हो रही है और उस टाइम जॉइंट को स्टेबल रखे, उसको स्टैटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। वो कौन से है? एक लिगामेंट हो गया। कंट्रैक्ट नॉन कंट्रैक्टाइल यूनिट्स जो होते हैं ना वो सारे स्टैटिक स्टेबलाइजर, जैसे कि लिगामेंट, कैप्सूल हो गया, इसके अलावा लेब्रम भी आ सकता है। जबकि मसल जो है वो है डायनामिक स्टेबलाइजर, जॉइंट को स्टेबल रखता है लेकिन मूवमेंट्स के दौरान। शोल्डर जो है वो एक क्या है, लेग्स जॉइंट है, लूज जॉइंट है एज कंपेयर टू अदर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत लूज जॉइंट है ताकि इसमें मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल हो सके। ये अनयूजुअल है क्योंकि बाकी जो जॉइंट्स होते हैं उनकी कैप्सूल और लिगामेंट्स ज़्यादा टाइट होते हैं जो कि उसको स्टेबल रखते हैं। इधर जो है लिगामेंट्स और कैप्सूल इतना स्टेबल नहीं रखते, थोड़ी बहुत जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो शोल्डर जो है ज़्यादातर किस पे रिलाई करता है? पैसिव पे भी रिप्लाई रिलाई करता है थोड़ा बहुत, जबकि ज़्यादातर एक्टिव स्टेबलाइजेशन या डायनेमिक स्टेबलाइजेशन पे ये रिलाई करता है, ठीक है। मसल्स जिसको कहते हैं, दिस इज नेसेसरी एट द glenohumeral joint because the incongruent bony constituents confer little intrinsic stability। जैसे हिप जॉइंट में कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा है, इसमें मैंने बताया था एंगुलर वैल्यू जो है, जो ग्लिनोइड लेब्रम है वो छोटा सा होता है और हेड जो होता है ह्यूमरल हेड वो बड़ा होता है। तो इनकॉन्ग्रुएंसी बहुत है। तो इस जगह पे स्टेबिलिटी, स्टैटिक स्टेबिलिटी कम प्रोवाइड हो सकती है, तो इधर मसल जो है ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ये ज़रूरी है इसको स्टेबिलाईज रखने के लिए। सही हो गया। तो अब आगे जा। तो जब इधर इन्होंने लिखा है आर्म हमारा जो है, हाथ हमारा जब सीधा नीचे हम खड़े हुए हैं और हमारा हाथ हैंग है नीचे की तरफ, दोनों हाथ नीचे हमने सीधा वो किए हुए ना, अब कहीं चल रही है खड़े हुए हैं, तो हमारे हाथ का वजन होता है जो कि ह्यूमरस को नीचे की तरफ खींचता है, ग्रेविटी पुल करती है। तो उसको काउंटरएक्ट क्या करता है? अगर इधर देखें ये डायग्राम, ये ह्यूमरस नीचे की तरफ पुल होता है ग्रेविटी की वजह से। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसको रोकेगा कौन से स्ट्रक्चर्स? मसल ज़्यादातर जो है, जब ये नॉर्मली ये स्टेशनरी होता है तो उसमें जो है मसल्स एक्टिव नहीं होते। ना डेल्टॉइड इसे रोकता है ना सुप्रास्पाइनेटस। वो रोक सकते हैं लेकिन रोकते नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। इसको रोकता है ये जो मैंने बताया था कोरेक्यो ह्यूमरल लिगामेंट, ये और साथ ही इसका जो सुपीरियर सरफेस के जो वो है कैप्सूल है वो इसे रोकते हैं। जाहिर बात है ऊपर की तरफ है तो ये इसको नीचे जाने से रोकेंगे। ये इधर टाइट हो जाते हैं। जब हाथ हमारा हैंग कर होता है नीचे की तरफ, तो वजन नीचे की तरफ होता है, ह्यूमरस नीचे की तरफ जाएगा, तो ये टाइट हो जाएंगे और इसको नीचे जाने से रोकेंगे। तो हमें मसल की ज़रूरत नहीं होती इसमें इतनी। इधर भी इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि ये देख ले। सही हो गया। तो जब इस तरह होता है तो बस इधर इन्होंने यही बात लिखी। आगे जाते हैं। नॉर्मली ये देखिए ये जो लिगामेंट थे इसने इसको रोका हुआ था नीचे जाने से। जब हमारा आर्म एक बार ऊपर की तरफ चले जाए तो ये लिगामेंट रिलैक्स हो जाती है। देखिए ये लिगामेंट रिलैक्स हो गया। जब हाथ ऊपर की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, एलिवेशन कर रहे हैं, तो ये रिलैक्स हो गया। तो फिर स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? जब हैंग फ्रीली होता है
तब तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। एक बार एलिवेशन हो जाए या फ्लेक्शन कर ले या एक्सटेंशन कर ले या एबडक्शन कर ले तो उसमें ये रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर जो है हमारे रोटेटर कफ मसल जो है मेनली सुप्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरेस माइनर ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट को। मैंने बताया था जो रोटेटर कफ मसल होती है उसकी फाइबर जो है, टेंडन जो है वो क्लैप्सूल के साथ अटैच होते हैं, मिक्स हुए होते हैं इसके साथ, ठीक है, ब्लेंड हुए होते हैं, तो वो फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर बास कंडीशंस है जिसमें स्टेबलाइजेशन में मसला आ जाता है। कौन सी कंडीशंस? एक, अगर इधर बोनी अल्ट्रेशन हो, ये बोन बोन सही से नहीं है, शेप ठीक नहीं है उसकी, या मसल्स जो है मसल्स जो है वो वीक है, तो इसमें इधर स्टेबिलिटी सही से प्रोवाइड नहीं हो सकती। जैसे कि एक पर्सन है थोरेसिक काइफोसिस के साथ, उसका स्कैपुला आगे की तरफ और नीचे की तरफ चले जाता है, ठीक है, आगे की तरफ चले जाता है, ये देखें। तो इसमें जो है इसकी पोजीशन अगर देखें, ग्लिनोइड कैविटी जो है नो लॉन्गर फेसिस अपवर्ड। वैसे मैंने बताया था ऊपर की तरफ, सुपीरियर की तरफ ग्लिनोइड का जो होता है ना वो सरफेस थी वो सुपीरियर थी और एंटीरियरली हुआ करती थी और लेटरल की तरफ निकली होती थी ना, तो इसमें सुपीरियर की जगह फिर ये नीचे की तरफ चली जाती है। इसको देखें, नीचे की तरफ चली जाती है सरफेस सुपीरियर के बजाय। तो जब ऐसे होगा तो नॉर्मली इसमें ये टाइट होता था ना, नॉर्मली जब हमारे हाथ सीधा बिल्कुल नीचे हैंग हो रहे होते तो उसमें ये सुपीरियर कैप्सूल और लिगामेंट टाइट होता था, लेकिन ऐसे में ये लूज हो जाते हैं क्योंकि वो सरफेस उसकी वो क्या कहते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो लिगामेंट्स इसमें टाइट नहीं होती। तो इसमें फिर कंपेंसेशन के लिए रोटेटर कफ मसल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए एक तो वो फैटीग में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ जो है इधर इन्होंने लिखा हुआ है जब रोटेटर कफ मसल टाइट होगी, मैंने बताया था रोटेटर कफ अटैच है इसके कैप्सूल के साथ ना, तो जब वो रोटेटर कफ मसल टाइट होगी तो कैप्सूल को भी खींचेंगे, तो कैप्सूल जब स्ट्रेच उस पर पड़ेगा टेंसाइल फोर्सेस ज़्यादा होगी, टेंसाइल फोर्सेस जब जॉइंट कैप्सूल पे ज़्यादा होगी उसकी वजह से कैप्सूलर फाइब्रोसिस हो सकती है, कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उधर जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकती है। एक और कंडीशन है शोल्डर गर्डल मसल पेरिसिस। एक होता है पैरालिसिस, एक होता है पेरिसिस। पैरालिसिस मतलब मसल की कंप्लीट लॉस, ठीक है, मतलब मसल जो है अपना मोटर फंक्शन परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकता, पैरालाइज्ड हो जाता है। पेरिसिस में जो है पार्शल मोटर लॉस होता है, थोड़ा मतलब मसल वीकनेस हो जाती है बहुत। तो उसकी वजह से जब शोल्डर गर्डल की मसल वीक हो जाएगी तो स्कैपुला आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसमें जो है क्या होगा, इन्फीरियर सबलक्सेशन हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जॉइंट जो है किस चीज़ पे रिलाई करता है फिर, इन नॉर्मल ये जो स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है जैसे कि लिगामेंट्स और कैप्सूल हो गए उस पे रिलाई करता है, तो इसमें सबलक्सेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कैप्सूल की। जो जॉइंट का कैप्सूल होता है ना उसकी अगर नॉर्मल आप अलाइनमेंट देखें तो वो एक इस तरह नीचे की तरफ गया होता है, इस तरह घूमा होता है, ठीक है, इस तरह घूमा होता है, घूम के नीचे की तरफ गया होता है। तो कौन सी मूवमेंट इसे टाइट कर सकती है, उसको कहते हैं कैप्सूलर पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहली जो मूवमेंट इसको टाइट कर सकती है वो एक्सटर्नल रोटेशन है, दूसरी एबडक्शन है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये इसको टाइट कर सकती है। तो अब इधर जो है ये ऐसे इसकी ओरिएंटेशन है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें एबडक्शन जो है, जब एबडक्शन करते हैं ना तो उसमें ये क्या होता है, ये देखिए ये जो कैप्सूल है टाइट हो जाएगा इधर, ये जब हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे खींचेगा और ये जगह टाइट हो जाएगी, और इसकी ओरिएंटेशन देखिए कैसी है, नीचे की तरफ गया हुआ है, तो हाथ जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये टाइट हो जाता है और ये नीचे की तरफ आया हुआ है। तो अगर हम हाथ को एक्सटर्नली साथ रोटेट करें तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगी ना, ये देखिए नीचे वाली फाइबर्स इधर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। 3D अगर देखें तो आप 3D अगर सोचे, अपने ध्यान में सोचे, हाथ आपका बिल्कुल सीधा है, ये फाइबर्स इस तरह नीचे की तरफ है ना, तो जब इसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये टाइट हो रही है। जैसे ही आप हाथ को एक्सटर्नल रोटेट करेंगे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगी, तो ये मूवमेंट थोड़ी और भी अलाउ करेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन ना करें एबडक्शन के साथ तो ज़्यादा एबडक्शन हम नहीं कर सकते। नॉर्मली एबडक्शन 180 डिग्री लिखी होती है ना बुक्स में, रेंज ऑफ मोशन एबडक्शन की क्या है 180 डिग्री, लेकिन उसमें साथ स्कैपुलोथोरैसिक मूवमेंट भी होती है, ठीक है। अगर
नॉर्मली जब हम एबडक्शन करते हैं तो हम तकरीबन 90 डिग्री तक एबडक्शन कर सकते हैं, उसके बाद हमें एक्सटर्नल रोटेशन करनी पड़ती है हाथ को ऊपर लेकर जाने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन ना करें, जब इस हाथ को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं तो ये टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमरल हेड को इसके नज़दीक आ जाता है। इधर जो कैप्सूल होता है ना, इसके दरमियान जॉइंट जो है वो आपस में लॉक हो जाते हैं, तो उसको अनलॉक करने के लिए थोड़ी सी एक्सटर्नल रोटेशन होती है, तो ये कैप्सूल फिर से थोड़ा सा लूज हो जाता है, फिर से मूवमेंट अलाउ करता है। तो अगर ये एक्सटर्नल रोटेशन ना हो, ये देखे नॉर्मली जब एबडक्शन हो रही है तो ये कैप्सूल देखे इस तरह नीचे की तरफ है, ये टाइट हो रहा है। फिर जब एक्सटर्नल रोटेशन करते कैप्सूल बिल्कुल सीधा हो गया, पहले इस तरह नीचे की तरफ था, लेकिन जैसे एक्सटर्नल रोटेशन की ये कैप्सूल सीधा हो गया, फिर और भी मूवमेंट अलाउ करता है। अगर ये एक्सटर्नल रोटेशन ना हो तो ये देखे टाइट हो जाता है जॉइंट। तो ये ज़रूरी है एक्सटर्नल रोटेशन करना। साथ ही साथ एक्सटर्नल रोटेशन से जो है इधर ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, तो वो नॉर्मली इसके साथ लगता है एबडक्शन में। अगर एक्सटर्नल रोटेशन करे तो ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो इससे बच जाता है, तो मूवमेंट बहुत आराम से हो सकती है। आप खुद ही अगर ट्राई करें, हाथ बिल्कुल सीधा नीचे ले आए, इंटरनल रोटेशन में हो और एबडक्शन करने की कोशिश करें, आप नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आप फ्लेक्स एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे, आप एकदम से आराम से पूरी थ्रू आउट द रेंज एबडक्शन कर सकेंगे। उसकी दो रीजंस, एक तो कैप्सूल है, कैप्सूल थोड़ा सा लेक्स हो जाएगा, साथ ही साथ ग्रेटर ट्यूबरकल इसके साथ नहीं लगेगा। तो इधर ये जो सारी बात है, इधर से लेके इधर तक इन्होंने यही बात की हुई है। फिर इन्होंने कंडीशन इधर ये लिखी हुई है फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, ये जो एंटीरियर कैप्सूल होते हैं ये ज़्यादातर टाइट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि नॉर्मली जब शोल्डर ये लाई कर होता है तो इसके नीचे फोल्ड होता है, तो फोल्ड भी आपस में जुड़ जाता है। तो इसमें फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स अगर आप देखें तो ओवर हेड एक्टिविटी, ओवर हेड क्या, नॉर्मली भी एबडक्शन नहीं कर सकते, एक्सटर्नल रोटेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल रोटेशन क्यों नहीं कर सकते, जब आपका हाथ सीधा होता है एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो एंटीरियर फाइबर्स टाइट है, तो एंटीरियर फाइबर जब टाइट हो गए तो आप एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर सकेंगे, हाथ को बाहर की तरफ, इस बोन को बाहर की तरफ नहीं लेकर जा सकेंगे। तो एक्सटर्नल रोटेशन सबसे पहले इसमें हमारा काम क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन को सबसे पहले लूज करेंगे, उसके बाद एबडक्शन पे काम करते हैं। तो ये इसके बारे में है। इसके बाद आता है मस्कुलर फोर्स का बल। इसका ये मतलब है कि जब मूवमेंट कर रहे होते हैं तो मसल जो है वो एक साथ काम करते हैं। शोल्डर में ये बात जो है एक डेल्टॉइड और रोटेटर कफ मसल्स के लिए की गई है। डेल्टॉइड जो है अगर आप देखें, इसका इन्होंने अगर डायग्राम पिक्चर दी हो, इधर डायग्राम इसकी पिक्चर नहीं है, खैर मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली जो है डेल्टॉइड इधर से लगा होता है और इधर नीचे आके लगता है। तो जब डेल्टॉइड टाइट होता है, एबडक्शन, लेट सपोज हमने एबडक्शन करनी है, तो डेल्टॉइड जब मूवमेंट करेगा तो वो इसे जोर देगा, इधर से खींचेगा हाथ को, ठीक है। जब इधर से खींचेगा तो ये ह्यूमरस ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। इधर देखिए, इधर अटैच है, तो ये जब टाइट होगा तो ये ह्यूमरस ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस ह्यूमरस को ऊपर की तरफ से जाने के लिए, रोकने के लिए कौन सी मसल्स काम करते हैं, इधर इधर सॉरी इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस इधर लगा होता है, और टीरिस माइनर। ये तीन मसल जो है ये इसको ऊपर जाने से रोकते हैं। तो ये कपलिंग में काम करते हैं। जब हम एबडक्शन करते हैं तो डेल्टॉइड भी एक्टिव होते हैं और साथ ये मसल भी एक्टिव होते हैं। डेल्टॉइड इसे ऊपर की तरफ लेकर जाता है, जबकि ये मसल इस हेड को नीचे की तरफ कोशिश करते हैं कि रहे, ताकि ये हेड अगर ऊपर गया तो इम्पिंजमेंट होगी। तो अगर जिम वाले लोगों को देखें, जिम जो जाते हैं उनको ज़्यादातर क्या होता है, जब बेंच प्रेस कर रहे होते हैं या ओवर हेड वो शोल्डर प्रेस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके शोल्डर में पेन शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है कि उनके रोटेटर कफ वीक होते हैं, जो कि जब हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो ये हेड जो है इम्पिंजमेंट कॉज करता है। क्यों कॉज करता है, क्योंकि उसके रोटेटर कफ वीक होते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते अपनी जगह पे। तो इधर जो इन्होंने बात लिखी हुई है, इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि कपलिंग होती है, डेल्टॉइड जो है उसको एक तरफ खींचता है, जबकि रोटेटर कफ उसे दूसरी तरफ खींचती है। साथ ही इन्होंने लिखा सुप्रास्पिनेटस का काम जो हमने पढ़ा हुआ है वो होता है इनिशियल जो एबडक्शन होती है 0 to 30 डिग्री, वो कौन करता है, सुप्रास्पिनेटस। लेकिन इधर रिसर्चर्स ने ऐसा किया कि उस मसल को पैरालाइज कर लिया, सुप्रास्पिनेटस को। उसके बाद जब एबडक्शन की गई, फिर भी एबडक्शन हो रही थी, क्योंकि डेल्टॉइड 0 to 30 डिग्री एबडक्शन कर सकता है वो भी। तो अगर सुप्रास्पिनेटस अगर ना भी हो तब भी एबडक्शन हो सकती है। तो इन्होंने ही बात लिखी हुई है। इसके बाद लिखा हुआ है कि ग्रीनो ह्यूमरल जॉइंट को स्टेबल और फंक्शनल होने के लिए उसके मसल्स को
सही होना ज़रूरी है कि वो हर रेंज में उसको मूवमेंट प्रोवाइड कर सके। लेट्स सपोज मैं अब एबडक्शन कर रहा हूँ 90 डिग्री तक मेरे मसल काम कर रहे, उसके बाद मसल आगे मूवमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सक रहे, तो ये स्टेबल या फंक्शनल जॉइंट तो ना हुआ ना। तो डेल्टॉइड के बारे में मैंने लिखा है, डेल्टॉइड एक ऐसा मसल है, मल्टीपेनेट मसल है कि ये हर रेंज में इसको फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद और इधर कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। इसके बाद नीचे आते हैं तो ऊपर उन्होंने जब रिसर्च की ना कि सुपरास्पाइनेटस को अगर हम लोग पैरालाइज कर भी ले उसके बाद भी ये काम कर सक रहा है, एबडक्शन हो रही है, तो सुपरास्पाइनेटस का क्या रोल है। तो उन्होंने फिर ऐसा किया, उन्होंने सुपरास्पाइनेटस को हटा दिया, उसके अलावा भी पूरी एबडक्शन हो रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत फोर्स जो है था, हायर रेंजेस ऑफ एबडक्शन जब ऊपर लेकर जा रहे थे हाथ को, तो फोर्स इतना नहीं था जितना वैसे नॉर्मली हम एबडक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सुपरास्पाइनेटस को इन्होंने पैरालाइज किया हुआ था। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या है, लेट सपोज अगर हम डेल्टॉइड को हटा दें तो रोटेटर कफ में इतनी एबिलिटी है कि वो एबडक्शन कॉज कर सके। तो उन्होंने क्या किया, डेल्टॉइड मसल के फंक्शन को अगर उन्होंने क्या किया, पैरालाइज किया होगा, कुछ रिसर्च में ऐसा किया होगा कि डेल्टॉइड मसल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सक रहा था, तो उस टाइम भी जो था पूरी मूवमेंट एबडक्शन की हो रही थी। वो कौन कर रहा था, सुपरास्पाइनेटस कर रहा था, लेकिन फोर्स 50% थी, मतलब इतना उसमें जोर नहीं था। कर सकता है, लेकिन जो टोटल हम लोग फोर्स अगर एबडक्शन में लगा सकते तो उसकी 50% वो क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मली जो है सुपरास्पाइनेटस और डेल्टॉइड दोनों जो है एक साथ काम करते हैं एबडक्शन में। सही हो गया। इसके अलावा इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ट्रेपीजियस जो इधर ऊपर लगा होता है और सेरेटस एंटीरियर जो कि इधर लगा होता है, वो भी फोर्स कपल काज करते हैं, ठीक है। वो भी जब मूवमेंट होती है कंबाइंड मूवमेंट एक साथ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइसेप के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि बाइसेप जो है, बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है वो देखिए इधर लगा हुआ है, तो जब ये टाइट होगा तो इधर ऊपर से गुजर के नीचे आया हुआ है ना, तो जब ये बाइसेप टेंडन टाइट होगा तो ये हेड को नीचे की तरफ डिप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये ह्यूमरल हेड की डिप्रेशन में भी हेल्प बाइसेप टेंडन करता है। इसके अलावा जब हम हाथ को लेटरली रोटेट कर ले, आर्म को लेटरली रोटेट करें, तो ये जो है ये लेटरली आ जाएगी, ये वाली जगह लेटरल आ जाएगी। तो फिर अगर बाइसेप टेंडन को टाइट करें तो वो एबडक्शन भी कॉज कर सकता है। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है, कॉज कर सकता नहीं, असिस्ट कर सकता। अब हमें शोल्डर के फंक्शन का पता चल गया, तो जब स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनमें मसल्स पैरालाइज होते हैं, तो उनको हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, पैसिवली करवाते हैं। पैसिवली जब करवाते हैं तो पैसिव हम हाथ को जब एबडक्ट करेंगे, तो एबडक्ट करेंगे तो ये ह्यूमरल हेड ऊपर जा सकता है। तो हमें चाहिए कि ह्यूमरल हेड को, जिस तरह रोटेटर कफ काम करते हैं तब तो रोटेटर कफ काम नहीं कर रहा, तो हमें चाहिए कि हम ह्यूमरल हेड को नीचे की तरफ और हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाए ताकि इम्पिंजमेंट ना काज हो। सही हो गया। अब हम याद है जब वो एनाटॉमी पढ़े तो उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन में कहा हुआ था कि फंक्शनल शोल्डर गिrdle में जो है और भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब मूवमेंट हो रही होती है। कौन कौन से थे, वर्टिब्रास थी, रिब्स थे, अपर वर्टिब्रास थी, रिब्स थे, लोअर वर्टिब्रास भी थी जो कि ऑपोजिट मूवमेंट कर रही थी। इसके अलावा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट था और जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट था। तो ये सारी मूवमेंट्स एक साथ हो रही थी। तो अब इन्होंने इसी के बारे में लिखा हुआ है कि एबडक्शन में जो है हर मूवमेंट में क्या क्या होता है, कौन सा जॉइंट कौन सी मूवमेंट करता है। तो सबसे पहले शोल्डर एबडक्शन में एक रिदम फॉलो होती है जिसको स्कैपुलोथोरा ह्यूमरो ह्यूमरो स्कैपुलर रिदम है। सब मुझे नेम भूल गया, सच्ची याद आ गया, स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम ये फॉलो होती है। ये 2:1 होती है। अगर हमारा ह्यूमरस मतलब 2 गुना ज़्यादा मूवमेंट करता है एज कम्पेयर टू स्कैपुला। अगर हम 60 डिग्री एबडक्शन करें तो स्कैपुला और क्लेविकल पे कितनी डिग्री साथ एबडक्शन होगी, उस पे 30 डिग्री मूवमेंट होगी। तो जितनी मूवमेंट स्कैपुला और क्लेविकल पे होती है उसके डबल जो है हमारा ह्यूमरस करता है। इसको स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम कहते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे जो अब ये मैंने जो ऊपर स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम वाली बात बताई, वैसे मैंने आप लोगों को जनरल बता दी। अब इधर जो इन्होंने लिखा हुआ है, फर्स्ट 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जो एबडक्शन अगर हम लोग करें वो प्योरली किस पे होती है, ह्यूमरो पे, ह्यूमरस पे, जिसको कि ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट पे। ठीक है, सारी मूवमेंट इधर होती है। इसमें थोड़ा बहुत स्कैपुला पे हो सकती है,
लेकिन स्कैपुला इस फेज में क्या कर रहा होता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे ही जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया था एबडक्शन में वो कैप्सूल कैसा था, इस तरह ट्विस्ट आया हुआ था ना उसमें। तो जैसे ही एबडक्शन ज़्यादा होती है वो कैप्सूल टाइट होने शुरू हो जाता है। तो फिर जब टाइट होने शुरू हो जाता है तो उसके साथ फिर किसको मूवमेंट करनी पड़ती है, स्कैपुला को। तो फर्स्ट 15 to 30 डिग्री में ग्लिनोह्यूमरल मूवमेंट हो रही होती है। इसके बाद जब 15 से 30 डिग्री शुरू होती है एबडक्शन, उसमें जो है स्कैपुला मूवमेंट शुरू कर देता है। तो वो कैसे करता है, वो ऐसे करता है कि वो भी हाथ जो है क्या करता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाता है। जब आप एबडक्शन करेंगे ना, आप देखिए आप स्कैपुला थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, एलिवेशन होगी उसकी, और साथ ही साथ वो आगे की तरफ रोटेट होगा। ठीक है, आगे की तरफ होगा चेस्ट वॉल पे। सही हो गया। तो इसके ये स्कैपुला जो ये मूवमेंट कर रहा है, स्कैपुला मैंने कहा था अटैच होता है क्लेविकल के साथ भी ना। तो जब स्कैपुला पे मूवमेंट हो रही है तो क्लेविकल को भी मूवमेंट अलाउ करनी है। अगर क्लेविकल मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा तो स्कैपुला मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने जॉइंट बनाया हुआ है। तो इसके साथ जो है क्या होती है, क्लेविकल पे मूवमेंट होती है। मच ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ स्कैपुला कैन अकर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट एट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल पे जो मूवमेंट होती है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है क्लेविकल का, वो लूज है एज कम्पेयर टू एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल के दो जॉइंट से, एक स्टर्नोक्लेविकुलर है, एक एक्रोमियोक्लेविकुलर। स्टर्नोक्लेविकुलर लूज है तो वो मूवमेंट परमिट करता है। तो जब 15 to 30 डिग्री एबडक्शन स्टार्ट हो रही होती है, उस टाइम मैंने बताया स्कैपुला आगे की तरफ जाता है, रोटेट करता है, सही है, और एलिवेशन होती है। साथ ही क्लेविकल जो होता है उस टाइम प्रोटेक्ट थोड़ा सा आगे की तरफ 30 डिग्री आता है, थोड़ा सा 30 डिग्री एलिवेट होता है, और साथ ही साथ इस पे पोस्टीरियर जो है बैकवर्ड रोटेशन भी होती है, 50 डिग्री बैकवर्ड रोटेशन होती है। इसमें एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की वही बात लिखी हुई है। तो साथ साथ जो है जब ये ऊपर की तरफ हम एबडक्शन कर रहे होते हैं, ये मूवमेंट होती है। इसके अलावा मैंने बताया था जो सुपीरियर व्यू से अगर देखें तो क्लेविकल और स्कैपुला के दरमियान 60 डिग्री बनता है ना, इधर ऊपर वो भी होगी, आपको पिक्चर में दिखाता है, ये देखें 60 डिग्री इधर ये बन रहा है। जैसे ही जब एबडक्शन करते हैं तो ये नैरो होता है, ये नैरो होने शुरू हो जाती है जगह, एंगल कम होने शुरू हो जाता है। और इस एंगल को कम होने से कौन सा लिगामेंट रोकता है, कोनॉइड लिगामेंट। ठीक है, तो कोनॉइड लिगामेंट इसमें टाइट होने शुरू हो जाता है, जो कि क्लेविकल की और भी बैकवर्ड रोटेशन करने शुरू कर देता है। सही है, तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है, एज द एंगल बिटवीन द स्कैपुला एंड क्लेविकल नैरोज, ये जॉइंट क्लोज पैक पोजीशन में जाने शुरू हो जाता है बड़ी जल्दी। ठीक हो गया। तो इधर इन्होंने लिखा है थस ऑफ द रफली 60 डिग्री स्कैपुलर मूवमेंट कंट्रीब्यूट्स टू आर्म एलिवेशन। मैंने बताया था 120 डिग्री तक जो है एलिवेशन आर्म की, या एबडक्शन या फ्लेक्शन में, ज़्यादातर एबडक्शन में जो है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे होती है। बाकी किस पे होती है, स्कैपुला और क्लेविकल पे, जिसमें 120 डिग्री तो ग्लिनोह्यूमरल की होगी, 60 डिग्री रहेगी ना 180 में से। 180 टोटल एबडक्शन है, उसमें से 120 किस पे होगी, ग्लिनोह्यूमरल पे। बाकी जो 60 रहेगी उसमें से 30% जो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे होती है, बाकी जो है इधर होती है। सही हो गया। अच्छा, इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी है, तो स्कैपुलोह्यूमरल रिदम के बारे में पैराग्राफ है जो मैंने बताया था, और साथ ही साथ एक्सटर्नल रोटेशन जो होती है एबडक्शन में कैप्सूल की वजह से, और साथ ही साथ ग्रेटर ट्यूबरकल की वजह से। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने बताया 120 डिग्री तक जो है, 90 से 120 डिग्री तक ग्लिनोह्यूमरल मूवमेंट होती है एबडक्शन में। उसके अलावा 30 डिग्री तक जो है ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, और साथ ही जो क्लेविकल और स्कैपुला की जो मूवमेंट है वो हो गई। इसके अलावा इन दोनों को टोटल करें, जो स्कैपुला और क्लेविकल की मूवमेंट थी, और साथ ही साथ ह्यूमरस की जो मूवमेंट थी। इसके अलावा मैंने कहा था स्पाइन पे मूवमेंट होती है, थोरेसिक जो होती है साइड बेंडिंग होती है अपर थोरेसिक भी, जबकि लोअर पे इप वो दूसरी तरफ साइड बेंडिंग होती है, कंट्रालेटरल साइड बेंडिंग होती है। अपर थोरेसिक पे इप्सिलेटरल साइड बेंडिंग होती है, लोअर पे कंट्रालेटरल साइड बेंडिंग होती है। बाकी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, वो स्पाइन जो है इस मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करता है एबडक्शन को फुल पहुंचाने के लिए। अगर अब देखें, अगर एक हाथ एलिवेट कर रहे हैं हम, तो उसमें तो साइड बेंडिंग हो सकती है। अगर दोनों कर रहे हैं तो फिर किस तरफ साइड बेंडिंग होगी, फिर साइड बेंडिंग के अलावा एक्सटेंशन होती है। आप खुद देखें, एक हाथ एलिवेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो आप अपना स्पाइन को साइड बेंड कर रहे हैं, जबकि आप दोनों हाथ एलिवेट कर रहे हैं
तो आपका स्पाइन एक्सटेंशन में जा रहा है, आपको खुद फील भी होगा और आप देखें तो आपको पता भी चलेगा। तो बाकी जो है कंपेंसेशन किस होती है, स्पाइन के थ्रू होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं इसे। तो इसी के साथ जो है बायोमैकेनिक्स ऑफ शोल्डर ख़त्म हो गया है।